बच्चों, आज हम इस वीडियो में ल्हासा की ओर राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत पढ़ने जा रहे हैं। और यात्रा वृत्तांत में राहुल सांकृत्यायन ने ये यात्रा उस समय की थी जब भारतीय लोगों को तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी। और वो तिब्बत लेखक कैसे गया, उसकी यात्रा कैसे प्रारंभ हुई। लेखक ने तिब्बत जाने के लिए भिखारियों की वेशभूषा धारण की और उसके बाद उन्होंने तिब्बत की यात्रा की। और जो भी यात्रा में उन्होंने रास्ते में जो भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिन जिन से उनकी मुलाकात हुई, वहाँ का जो तिब्बती जीवन था वो कैसा था, और तिब्बत का जो मार्ग था वो ऊंचा नीचा, पहाड़, निर्जन स्थान कैसा था, इस बारे में बताया है। और अपनी यात्रा के दौरान, यात्रा वृत्तांत के दौरान उन्होंने तिब्बत का जो सामाजिक जीवन था, वहाँ पर किसी भी प्रकार की जाति पाति, छुआछूत, पर्दा प्रथा की सामाजिक बुराई नहीं थी, ये भी हमें लेखक ने बताया है। और वहाँ का जो प्रचलन था, वहाँ एक जागीरदारी प्रथा थी, और जागीरदारी प्रथा के बारे में लेखक ने हमें बताया है। और इस यात्रा वृत्तांत में कि कैसे उन्होंने वहाँ पर यात्रा शुरू की और रास्ते में भिखारियों की जो वेशभूषा उन्होंने धारण की थी वो क्यों की थी, क्योंकि तिब्बत में कोई भी ऐसा कानून नहीं था। वहाँ पर जो लोग थे, जिस प्रकार से हमारे यहाँ लाठी डंडे रखते हैं, वहाँ पर पिस्तौल और बंदूकें लोग रखते हैं, ठीक है। वहाँ पर किसी प्रकार का कोई हथियार का कानून नहीं है। और तिब्बत की जो यात्रा है, उस यात्रा के दौरान उन्हें डर भी लगता है, क्योंकि वहाँ पर जो लोग हैं, जो भीख मंगे हैं लोग, उनसे डरते भी हैं। तो वो क्या करते हैं, पहले वो आदमी को मारते हैं, क्योंकि वहाँ निर्जन स्थान है। वहाँ पर दूर दूर तक क्या है, कोई भी घर नज़र नहीं आता है, वहाँ पर लोग नज़र नहीं आते हैं दूर दूर तक, क्योंकि निर्जन स्थान है। वो पहले मारते हैं, फिर उनकी जेब टटोली जाती है। वो ये नहीं देखते कि इसके पास पैसा है, वो पहले मारते हैं, उसके बाद उनको खोजते हैं कि इसमें क्या रखा हुआ है। तो इस यात्रा के दौरान जो राहुल सांकृत्यायन ने और 2 घोड़े भी लिए हैं, एक उनका साथी है सुमति, दोनों घोड़े पर होते हैं। कई बार वो रास्ता बीच में भटकते भी हैं, क्योंकि उन्हें दाएं और बाएं का अंदाज़ा नहीं रहता है, वो दूसरा रास्ता भटक जाते हैं आपस में। वहाँ पर जो बौद्ध ग्रंथ की जो पोथियाँ रखी हैं, वहाँ जा कर के राहुल सांकृत्यायन उनको भी पढ़ते हैं, और सुमति के वहाँ यजमान भी रहते हैं जो वहाँ मिलकर आते हैं। तो इस प्रकार से राहुल सांकृत्यायन ने तिब्बत की जो यात्रा की थी, उस यात्रा वृत्तांत का यहाँ वर्णन किया है। तो आइए इसके बारे में पूरा पढ़ते हैं। सबसे पहले तो देखिए, हम लेते हैं नेपाल तिब्बत का जो मार्ग है, वो नेपाल तिब्बत का जो मार्ग था, वो मार्ग कैसा था। अब देखिए, इसमें नेपाल तिब्बत मार्ग यात्रा वृत्तांत में उस समय का वर्णन है जब फरी कलिंगपोंग का रास्ता नहीं खुला था। तब नेपाल के रास्ते से तिब्बत में हिंदुस्तान का व्यापार होता था। इस रास्ते पर अनेक सैनिक चौकियां और किले भी थे। अब बहुत से किलों में किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है और कई फौजी मकान गिर चुके हैं। उसके बाद आते हैं हम तिब्बत का जो हमारा सामाजिक जीवन है, कि तिब्बत का जो सामाजिक जीवन है वो कैसा था। ठीक है बच्चों, कि तिब्बत का जो सामाजिक जीवन है वो कैसा है। तिब्बत में प्रथा प्रथा, जाति पाति, छुआछूत आदि न होने के कारण कोई भी अपरिचित व्यक्ति अपना सामान देकर अपनी चाय उस घर की महिला से बनवा सकता है या खुद बना सकता है। निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर लोग चोरी के डर से उन्हें घर में नहीं घुसने देते, और वहां मक्खन, सोडा और नमक देने पर उसे चोंगी में मत का दूध वाली चाय के रंग की बनाकर मिट्टी के टोंटीदार बर्तन में रखकर दिया जाता है। उसके बाद आता है लेखक की जो यात्रा है,
उसके बाद क्या आता है, तो लेखक की यात्रा की शुरुआत कैसे होती है। लेखक के यात्रा की जो शुरुआत है वो कैसे होती है। लेखक की यात्रा एक प्रत्यक्ष चीनी किले से शुरू हुई थी। उस समय एक तिब्बती आदमी राहदारी यात्रा करने का कर मांगने आया था और लेखक ने अपनी और अपने साथी सुमति की पर्ची उसे दे दी थी। सुमति की जान पहचान होने के कारण एक भीख मंगे के वेश में होते हुए भी लेखक को थोंगला के आखिरी गांव में रहने की अच्छी जगह मिल गई थी। जब 5 साल बाद लेखक इसी रास्ते एक भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर लौटा तो उसे गांव के सबसे गरीब घर में रहने को मिला। उसके बाद क्या है, निर्जल स्थल डांडे। उसके बाद क्या आता है, निर्जल स्थल डांडे। उसके बाद है निर्जल स्थल डांडे। डांडा क्या था, देखिए पहले तो आपको पता होना चाहिए जो ये डांडा लिखा हुआ है ये क्या है। डांडा तिब्बत का सबसे खतरनाक स्थान है जो 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित है और लेखक और उसके साथी को इसे पार करना था। यह स्थान निर्जन है इसलिए डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह है। काफी ऊंचाई पर होने के कारण दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव नहीं है। लोगों को डाकुओं का भय बना रहता है। यहाँ के जो डाकू हैं पहले आदमी को मार देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि उसके पास कुछ पैसा वगैरह है या नहीं। तिब्बत की कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है। सरकार खुफिया विभाग व पुलिस पर अधिक खर्च नहीं करती है। वहां पर जो हथियार है वो लोग अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक और पिस्तौल लाठी की तरह लेकर घूमते हैं। चूंकि लेखक और उसका साथी दोनों भीख मंगे के वेश में थे इसलिए उन्हें डाकुओं का भय नहीं था। जहां कहीं भी उन्हें कोई ऐसी खतरनाक सूरत दिखती वे अपनी टोपी उतारकर और जीभ निकालकर वहां की भाषा में कुची कुची यानी कि दया दया एक पैसा कहते हुए भीख मांगने लगते। और इनकी पीठ पर सामान था और चढ़ाई भी काफी थी इसलिए ये 2 घोड़ों पर सवार होकर दूसरे दिन दोपहर के समय डांडे पहुंची यानी कि उस तिब्बत के सबसे ऊंचे स्थान पर ये पहुंच गई। आगे देखते हैं हम। ये देखिए लेखक का जो है रास्ता जो है भटक जाना। लेखक अपने रास्ते से कैसे भटक जाता है। देखिए लेखक का रास्ता भटकना। ये लेखक अपने रास्ते से कैसे भटक जाता है। सबसे ऊंचा स्थान पर जब वो पहुंच जाते हैं तो वहां पर पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सज्जित है और यह स्थान बर्फ से ढके हिमालय का सबसे ऊंचा यानी कि उसको बोलते हैं डांडे के देवता का स्थान है। इसके आगे उतराई थी। लेखक लंकोर का रास्ता भटक गया और अपने साथी से बहुत पीछे रह गया। लेखक रास्ता पूछ कर पुनः वापस लौटकर दूसरे रास्ते से 4 बजे के करीब वहां पहुंचा और लेखक का साथी सुमति बहुत क्रोध में था क्योंकि उसे बार बार चाय गर्म करते हुए लेखक की प्रतीक्षा में घंटों बैठे रहना पड़ा। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है। गुस्से के कारण सुमति का मुंह और लाल हो रहा था और वहां पर जो उन्हें तिंगरी जाना था कुछ सामान पीठ पर लादकर और हाथ में डंडा लेकर वे आगे बढ़े। उसके बाद आता है ये जो तिंगरी का मैदान है। ठीक है, तिंगरी का विशाल जो मैदान था वो पहाड़ों से घिरा हुआ था जो किसी टापू जैसा लग रहा था। मैदान के भीतर दूर से दिखाई देने वाली पहाड़ी का नाम तिंगरी समाधिगिरी था। यहाँ पर सुमति के अनेक यजमान थे। उसने उनको बोध गया से लाए हुए कपड़ों की बत्तियों के गंडे जो डंडे में बांधकर बनाया गया धार्मिक चिन्ह होता है ना उसको बोलते हैं, बनाकर दिए। वहां से लोग 10-11 बजे के लगभग तेज धूप में आगे के लिए चल पड़े। वहां से सुमति ने एक आदमी से मिलने का बहाना करके शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा क्योंकि वह वहां अपने एक यजमान से मिलना चाहता था। उसके बाद आते हैं जागीरदारी का प्रचलन। जागीरदारी का प्रचलन था। तिब्बती जमीन छोटे बड़े जागीरदारों में बंटी है। इन जागीरों का काफी बड़ा हिस्सा मठों की देखरेख में है कि जागीरदार बेगार मजदूरों से अपनी अपनी जागीरों पर खेती करवाते हैं। समय समय पर खेती का प्रबंध देखने के लिए भिक्षु आते रहते हैं जिन्हें राजा के समान आदर मिलता है। अंतिम मुखिया भिक्षु से मुलाकात।
शेखर विहार की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े ही भद्र पुरुष थे। लेखक को भीखमंगों के वेश में देखकर भी शंकर की खेती के मुखिया जो भिक्षु नमसे उनसे बहुत प्रेम से मिले। और यहाँ एक अच्छा बौद्ध मंदिर था जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद को बोलते हैं कि हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी, जो मोटे कागज पर बड़े अच्छे अक्षरों में लिखी गई पोथियां थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं थी। लेखक का आसन वहीं लगा। वह पोथी पढ़ने में मगन हो गया और सुमति अपने यजमानों से मिलने चला गया। दूसरे दिन लेखक और उसके साथी भिक्षु नमसे से विदाई लेकर पुनः तिंगरी गांव के लिए वापस चल पड़े, जो वहां से बहुत दूर नहीं था। तो बच्चों, आज हमने यात्रा वृत्तांत के बारे में पढ़ा, जो राहुल साकृत्यायन ने जो यात्रा की थी। तो उस समय क्या है, आप जान गए होंगे कि वहाँ का जो तिब्बती समाज है वो कैसा था और यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और वहाँ का जो समाज है उसमें कौन कौन सी सामाजिक बुराइयां नहीं थी। तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को भय बना रहता था और अपने रास्ते से किस प्रकार से ये लेखक भटकते हैं और वहाँ पर शेखर विहार में सुमति का किस प्रकार से यजमानों के पास जाने से रोका जाता है और फिर दूसरे प्रयास में वो उनसे मिलता है, ये हमने इस यात्रा वृत्तांत में जाना। थैंक यू वेरी मच।